हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज का हमारा प्रमुख बिंदु है दोस्तों सार्क, दक्षेस। सार्क को हम बेहतर तरीके से कंप्लीट करें इससे पहले मैं बता देना चाहूंगा दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 6 को हमने समग्रता के साथ कंप्लीट किया है। और ये हमारे पूरे सिलेबस में अब दो टॉपिक बचते हैं, एक सार्क और दूसरा है आसियान। अभी सार्क कंप्लीट करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद ही जो है मैं आपका आसियान भी यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। और इसी के साथ हमारी यूनिट 6 जो है दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यदि आप रिवीजन मोड पर इसको देखना चाहते हैं तो आप अच्छे से सारे वीडियो को देख सकते हो। जल्दी जल्दी जो है आपका सारा बेहतर तरीके से रिवीजन हो पाए, इसी बात को ध्यान में रखकर जो है हम इस क्लास को अब शुरू करते हैं सार्क को। और सार्क जो है ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बना है। देखो, सबसे पहले G20, सार्क और आसियान तीन की अगर बात करें दोस्तों तो G20 में पिछली बार प्रश्न बना था 2024 में। सार्क से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, इसका भी अच्छा बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आसियान से भी पूछे जा सकते हैं। तो इन बिंदुओं को, छोटे छोटे बिंदु है, इनको बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लेना। इनकी बेसिक बातें भी याद कर ली तो वहां पर बेसिक ही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलो सार्क क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप इसके फुल फॉर्म को समझो। इसके फुल फॉर्म से ही आप इसकी सारी गतिविधियों को समझ पाओगे। देखो, सार्क मतलब क्या है दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या इंग्लिश में अगर बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये क्या है दोस्तों, एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशियाई देशों के मध्य क्या करेगा, अपनी गतिविधियों को संचालित करेगा। तो यह संगठन हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले जो 8 राष्ट्र है, उन 8 राष्ट्रों का क्या है दोस्तों, क्षेत्रीय संगठन है। और ये आपसी सहयोग की भावना से काम करेंगे और अपना विकास करेंगे। ठीक है, यह एक राजनीतिक और आर्थिक रूप से बनाया गया संगठन है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इसमें किसी प्रकार के द्विपक्षीय या ऐसे जो विवाद है उनको शामिल इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, उनको सब साइड में रखा गया है। केवल राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो मुद्दे होंगे उन पर चर्चा की जाएगी और उनमें किस प्रकार से बेहतर किया जा सके, किस प्रकार से आपसी सहयोग किया जा सके और अपना जो है विकास किया जा सके, इसी बात को ध्यान में रखकर जो है सार्क का गठन किया गया था। स्थापना याद रखिएगा दोस्तों, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। चलो, इसके सदस्य देश कौन है दोस्तों, तो 8 इसके सदस्य देश है। अब इसके 8 सदस्यों में आप देखोगे ना, तो दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में, तब इसके 7 सदस्य देश थे और एक सदस्य जो है इसका कब बना है, अफगानिस्तान 2007 में। तो 2007 में अफगानिस्तान जब इसका सदस्य बन जाता है तो यहाँ पर कुल इसके सदस्य देशों की संख्या हो जाएगी 8, है ना। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना कि 2007 में जो है कौन सा बना था, अफगानिस्तान बना था। इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, यह 8 देशों का या 8 सदस्य देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। और इस संगठन में कितने देश शामिल है उनको देखिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। या आपसे पूछा जा सकता है कि सार्क में अंतिम रूप से किस देश ने जो है, कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और अफगानिस्तान जो है यह अप्रैल 2007 में 8वें सदस्य के रूप में सार्क में शामिल किया गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंस है और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो, सार्क की अध्यक्षता की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका कोई एक निश्चित अध्यक्ष नहीं है, बल्कि घूर्णन क्रम में सदस्य राष्ट्र ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही देश जो है इसकी क्या करेगा, यहाँ पर अध्यक्षता करेगा। घूर्णन क्रम में जो है यह जो है अध्यक्षता चलती रहती है। और यहाँ पर एक फैक्ट आप याद रखना कि वर्तमान में नेपाल जो है 2014 से सार्क की अध्यक्षता कर रहा है। मतलब आप देखोगे 2014 से पहले पहले है जो अन्य राष्ट्रों ने भी इसमें क्या है, अध्यक्षता की है। लेकिन 2014 के बाद से नेपाल जो है सतत रूप से जो है इसका क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। अब भारत के संदर्भ में यदि बात करेंगे तो यहाँ पर भारत जो है 3 बार इसका जो है अध्यक्ष बन चुका है। भारत ने इसकी 3 बार अध्यक्षता की है, लेकिन 2014 से पहले पहले कब कब की है, तो ये आपको पता होगा 1986 में बेंगलुरु में जो है भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, फिर 1995 में भी भारत ने इसकी अध्यक्षता करी है। ठीक है, और 2007 में भारत ने इसकी अध्यक्षता करी है। मतलब 3 बार जो है भारत ने इसकी क्या करी है दोस्तों, अध्यक्षता करी है। ये बात याद रखना। लेकिन 2014 के बाद से तो नेपाल ही इसकी क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, चलो, नेपाल में गठित सार्क समिति की बैठक की अध्यक्षता
किसने कौन करता है दोस्तों, इसने सबसे श्रुति सेवा लमसन द्वारा की गई है। ठीक है, जो नेपाल में अभी गठित की गई थी सार्क समिति की बैठक, उसकी अध्यक्षता करी थी श्रुति सेवा लमसन द्वारा। ठीक है, ये याद रखना 2014 के बाद से नेपाल इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और भारत ने कितनी बार दोस्तों, 3 बार, 1986, 1995 और 2007। ये आगे आपको दिखेगा, देखो मैं यहाँ पर बता देना चाहूंगा, हमने इसको कहाँ पर मेंशन किया है, भारत ने इसकी 3 बार, ये रहा 1986, 1995 और 2007, बेंगलुरु में, फिर नई दिल्ली में, फिर नई दिल्ली में। तो ये भारत ने 3 बार जो है इसकी क्या की है दोस्तों, अध्यक्षता की है। और 2014 के बाद से नेपाल ही जो है इसकी क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, इसके पर्यवेक्षक देश की अगर बात करेंगे तो 9 इसके पर्यवेक्षक देश है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, यूएसए, म्यांमार और मॉरिशस। ये इसके क्या है दोस्तों, 9 पर्यवेक्षक देश है। इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो मुख्यालय या सचिवालय की इसकी बात करें तो इसका मुख्यालय या सचिवालय कहाँ है दोस्तों, काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, और 17 जनवरी 1987 को इसे स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इस सचिवालय की संरचना में एक महासचिव होगा, 7 निदेशक होंगे तथा अन्य कर्मचारी इसमें शामिल है। ठीक है, इसकी संरचना में। और इसके वर्तमान महासचिव है दोस्तों मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कहां से संबंधित है, बांग्लादेश से संबंधित है। और 25 अक्टूबर 2023 को यह 15वें क्रमांक के क्या बने, इसके महासचिव बने हैं। ठीक है, और महासचिव का कार्यकाल रहता है 3 वर्ष का। और इसके प्रथम महासचिव थे अब्दुल हसन या अबुल हसन, जो कहां से संबंधित थे, बांग्लादेश से। अब तक भारत के बने महासचिव, और भारत में 2 व्यक्ति जो है इसके महासचिव बने हैं, एक है श्रीकांत किशोर भार्गव और एक है शीलकांत शर्मा। ठीक है, भार्गव जी और शर्मा जी जो है ये 2 बार इसके क्या बने हैं, महासचिव बने हैं। यदि निदेशक की बात करें तो सचिवालय में कुल 7 निदेशक होते हैं। और वर्तमान में कुल 7 निदेशक में से 2 जो है वो भारतीय है। ठीक है, और वे भारतीय कौन है दोस्तों, तो ये भावेश आर द्विवेदी जी और मणिरत्न शर्मा जी, ये हमारे 2 निदेशक हैं वर्तमान में। बाकी इसके निदेशकों की संख्या कितनी दोस्तों, 7। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य स्पष्ट है दोस्तों कि यह दक्षिण एशियाई लोगों के कल्याण को बढ़ावा और एशियाई देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और दक्षिण एशियाई देशों के मध्य तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ही जो इसे स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, चलो इसके सभी निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं तथा द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को संगठन के विचार विमर्श से बाहर रखा गया है। इसमें जो द्विपक्षीय जो हमारे मसले हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी है, तो ऐसी गतिविधियों वाली जो हमारी बातें हैं इनको इससे दूर रखा गया है, इन विवादास्पद मुद्दों को दूर रखा गया है। केवल इसमें जो है विचार विमर्श होगा तो किस प्रकार जो है आर्थिक सहयोग किया जा सके, क्षेत्रीय रूप से जो है हम समन्वय की भावना से काम कर सके, इन्हीं मुद्दों पर बात किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, स्पष्ट करता है ये उद्देश्य सारी बातों को। ठीक है, अब सार्क शिखर सम्मेलन में हम अभी तक जो सम्मेलन हुए हैं इनको देख लेते हैं। यह शिखर सम्मेलन आमतौर पर वर्णमाला क्रम में सदस्य देश द्वारा द्विवार्षिक रूप में आयोजित होता है। ठीक है, द्विवार्षिक रूप में इसका शिखर सम्मेलन होता है, 2 वर्ष में एक बार। और इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश एसोसिएशन का क्या माना जाता है दोस्तों, अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, और शिखर सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होते हैं, जो राष्ट्र जिस देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो इसमें शामिल होंगे। और प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, 1985 में ढाका, बांग्लादेश में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन बेंगलुरु 1986 में हमारे यहाँ पर हुआ था, भारत में। और 18 क्रमांक का शिखर सम्मेलन जो है ये काठमांडू में हुआ है नवंबर 2014 में। और 19 क्रमांक का जो है यह 2016 में पाकिस्तान में होना था, परंतु भारत द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, 2016 में। तो ये जो रहा 19 क्रमांक का। तो ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। भारत में अभी तक जो हुए हैं दोस्तों वो कितने बार शिखर सम्मेलन हुए, 1986 बेंगलुरु, 1995 नई दिल्ली और 2007 नई दिल्ली। ये जो 3 बार जो है भारत में इसके कुल शिखर सम्मेलन हुए, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब सार्क की कुछ प्रमुख समितियां होती है, जिसमें सबसे पहले हम मंत्री परिषद की समिति को देखते हैं दोस्तों। तो इस मंत्री परिषद की समिति में आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका जो है सदस्य कौन रहेगा दोस्तों, तो इसमें सार्क सदस्य देशों के विदेश मामलों के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें जो शामिल कौन होंगे, याद रखिएगा दोस्तों, मंत्री परिषद समिति है, इसमें शामिल होंगे विदेश मामलों के मंत्री। सब राष्ट्र के जो राष्ट्र है उसमें शामिल है सदस्य देश, उन देशों के विदेश मामलों के जो मंत्री होंगे वो इस मंत्री परिषद समिति में शामिल होंगे। ठीक है, और यहाँ एसोसिएशन की नीतियों का निर्माण किया जाता है इसमें।
और शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन की प्रगति की समिति की समीक्षा की जाती है और सार्क के नए क्षेत्रों का निर्माण और अतिरिक्त तंत्र की भी स्थापना की जाती है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो मंत्री परिषद की जो समिति होती है सार्क की प्रमुख समितियों में, इसका जो है कौन इसमें मंत्री शामिल होते हैं, इसमें विदेश मामलों के मंत्री हमारे शामिल होंगे, विदेश मंत्री वाले। ठीक है, अब इसकी बैठकें अगर देखोगे तो शिखर सम्मेलन से पहले और दो शिखर सम्मेलन के बीच, शिखर सम्मेलन के पहले या दो शिखर सम्मेलनों के बीच में इनकी बैठक होती है, इस समिति की। और परिषद जो है ये 1997 से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के मौके पर अनौपचारिक बैठक भी करती है। ठीक है, और अंतिम बैठक इसकी 2016 में हुई थी 37 क्रमांक की, ये याद मत रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। दूसरी समिति है दोस्तों स्थायी समिति, और इसमें कौन शामिल होंगे, तो इसमें शामिल होंगे विदेश सचिव, जो सदस्य देश है उनके विदेश सचिव जो है इसमें क्या होंगे दोस्तों, स्थायी समिति में शामिल होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसके कार्य क्या है, सार्क सहयोग कार्यक्रम की निगरानी करना, परियोजना और कार्यक्रमों का अनुमोदन, क्षेत्रीय और बाहरी संसाधनों को जुटाना। समिति नियमित मामलों पर मंत्री परिषद को रिपोर्ट करती है और आवश्यकता अनुसार परिषद से नीतिगत मामलों पर विशिष्ट निर्णय भी मांगती है। ठीक है, आपको केवल ये याद रखना कि इसमें शामिल कौन होता है। ठीक है, तो स्थायी समिति यदि होगी इसकी सार्क की, तो उसमें शामिल होंगे विदेश सचिव। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसकी बैठकें कहाँ कहाँ होती है। तो इसकी बैठकें जो है यह शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक करते हैं, जब शिखर सम्मेलन चलता है उसी समय इसकी क्या होती है, बैठक होती है। चाहे जितनी बैठक ये कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इसकी 5 विशेष बैठकें भी आयोजित की गई है। अंतिम बैठक जो है ये 2016 में ही हुई थी, 40वां दूसरा सत्र। ये आपको इतना ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और कुल 5 विशेष सत्र आयोजित किए गए थे। ठीक है, चलो अब इसकी अंतिम जो है वो है यहाँ पर प्रोग्रामिंग समिति, और इसे स्थायी समिति की सहायता के लिए बनाया जाता है। प्रोग्रामिंग समिति को स्थायी समिति जो है इसकी सहायता के लिए बनाया जाएगा। और इसमें सदस्य होंगे दोस्तों, इसमें सार्क सदस्य देशों के प्रभागों के प्रमुख, जिसमें जेएस, डीजी, निदेशक, ये सारे जो है हमारे शामिल होते हैं। ठीक है, इसका कार्य देख लीजिए, सार्क गतिविधियों के कैलेंडर पर विचार करना, सचिवालय और क्षेत्रीय केंद्रों, तकनीकी समितियां, कार्य समूहों और विशिष्ट निकायों के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को देखना, ये इसके क्या है दोस्तों, प्रमुख कार्य है। इसकी बैठक होगी, तो इसकी बैठक प्रोग्रामिंग समिति की बैठक स्थायी समिति से पहले होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी बैठक 1 सेकेंड अलोन सत्र के रूप में भी होती है। अंतिम बैठक की यदि बात करेंगे तो 6 से 7 मार्च 2024 को 59 क्रमांक की जो है यह हुई थी, और ये 4 साल बाद आयोजित हुई है। ये ध्यान रखिएगा, अभी 6 से 7 मार्च 2024 में इसकी अंतिम बैठक हुई है। और वर्तमान में सार्क प्रोग्रामिंग समिति का अध्यक्ष कौन है, नेपाल है, और नेपाल की रीता घेताल जो है इसकी क्या है दोस्तों, अध्यक्ष है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सार्क का 2030 के लिए क्या है विकास एजेंडा, इसे देख लीजिए थोड़ा सा दोस्तों। 2030 के संदर्भ में इसका विकास एजेंडा क्या है, तो लक्ष्य है हमारा क्या दोस्तों, गरीबी उन्मूलन, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, सार्क हस्तशिल्प विकास केंद्र की स्थापना। ये सारे बड़े बड़े मुद्दे जो है हमारा इसमें शामिल है, किसमें, 2030 के विकास एजेंडे में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सार्क मुक्त व्यापार, साफ्टा क्या होता है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। देखो पहली बात तो इसका फुल फॉर्म, ये इंपोर्टेंट सेगमेंट है, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, साउथ एशियन, देखो साउथ एशियन फ्री ट्रेड और एरिया। ठीक है, ये फ्री ट्रेड एरिया है साउथ एशियन का। और यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसे लागू कब किया गया। साफ्टा में दोस्तों क्या होगा कि जो भी हमारे सहयोगी संगठन में जो शामिल देश है, ये सब क्या करेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे। और इस मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही जो है साफ्टा की शुरुआत हुई है, और ये लागू हुआ था जनवरी 2006 में। ठीक है, तो देखो 6 जनवरी 2004 को सार्क का 12वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ था। लेकिन यह समझौता जो है यह 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ है। आपको ये बात ध्यान रखिएगा कि जो साफ्टा है ये लागू कहाँ हुआ है दोस्तों, 2006 में। अब ये किससे संबंधित है, सार्क से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट बात है ये, मुक्त व्यापार वाली बात को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो सार्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बार 1996 को सार्क साक्षरता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जो 1996 है इसे सार्क साक्षरता वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सार्क द्वारा दक्षिण एशियन विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2007 में दिल्ली में की गई थी। सार्क संस्कृति केंद्र, इसकी स्थापना दोस्तों 2009 में कोलंबो में श्रीलंका में की गई थी। तो यहाँ पर सार्क संस्कृति केंद्र भी याद रखना, 2009 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों।
ठीक है। 2016 को सार्क संस्कृति विरासत वर्ष के रूप में भी घोषित किया। तो यहाँ पर 2016 को सार्क संस्कृति विरासत वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। कपड़ा और हस्तशिल्प सार्क संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में प्रस्तावित है। और ऊर्जा क्षेत्र पर ध्यान देते हुए सार्क ने वर्ष 2000 में ऊर्जा पर एक तकनीकी समिति की स्थापना भी की थी। ठीक है, याद रखना वर्ष 2000 में। सार्क वीजा छूट योजना 2009 से प्रारंभ हुई, जिसमें शामिल गणमान्य व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, सार्क बैठकों के प्रतिभागी, सचिवालय और क्षेत्रीय केंद्रों के अधिकारी, खिलाड़ी, व्यवसायी, पत्रकार, संस्थान, संगठन प्रमुख क्या है दोस्तों इसमें शामिल है। तो ये कुछ बातें हैं जो सार्क से संबंधित है, और ये सार्क के महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको याद रखना होगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों सार्क को हमने बेहतर तरीके से कंप्लीट किया है। आप थोड़ा सा इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों साप्टा याद रख लीजिएगा, कब जो है लागू हुआ, ठीक है, फ्री ट्रेड जो है ये एरिया। उसके बाद भारत में कितनी बार कुल शिखर सम्मेलन हुए इसके सार्क के, और नेपाल कब से जो है इसका जो है नेतृत्व करता आ रहा है, इसकी अध्यक्षता करता आ रहा है, ये याद रखेगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वर्तमान संरचना, महासचिव का कार्यकाल कौन है, प्रथम महासचिव कौन थे इसके, ये कुछ बिंदु जो है आपको यहाँ पर देखने होंगे। ठीक है, और 8 सदस्य देश है, अफगानिस्तान कब शामिल हुआ, फुल फॉर्म, ये सारी बातें जो है आप सार्क की याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, एग्जाम में आपको इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमसे। और अब हमारी एक क्लास बची है इस पूरी यूनिट 6 की, जो है आसियान, जिसको हम अब थोड़ी देर में उसको शुरू करते हैं। ठीक है, आसियान दोस्तों बेहतर टॉपिक है, उसको भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और इस प्रकार हमारी पूरी यूनिट 6 को हम एक साथ जो है समग्रता के साथ कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सबका सपोर्ट रहे, और ऐसे ही जो है सारी क्लास को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन करके आओ। तो जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।